दोस्तों, इस खास कूटनीतिक ब्रीफिंग में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिक्स पर बात करने वाले हैं जो सच में पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिला रही है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में जो उथल-पुथल चल रही है, उसका सीधा असर भारत की कूटनीति पर पड़ रहा है। एक तरफ ग्लोबल सुपर पावर्स अपनी नई चालें चल रही हैं और दूसरी तरफ हथियारों की रेस लगी है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस पर्दे के पीछे की असली रणनीतिक हकीकत को डिकोड करते हैं। इस पूरे थ्रेट मैट्रिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमारी आज की ये ब्रीफिंग इन 6 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेगी। भारत का बैलेंसिंग एक्ट, ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स का रहस्य, खाड़ी देशों को मिलने वाले हथियार, इंडो पैसिफिक की तरफ बड़ा शिफ्ट, तेल और प्रतिबंधों के बीच चीन का रोल और आखिर में नेताओं की बयानबाजी और ग्राउंड रियलिटी का फर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, भारत का मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक संतुलन। ध्यान दीजिए, भारत इस वक्त एक बहुत ही डेलिकेट यानी नाजुक संतुलन बना रहा है। एक तरफ देखिए, हम यूएई के साथ चुपचाप अपने डिफेंस और ट्रेड अलायंस को और भी मजबूत कर रहे हैं, एकदम सॉलिड अलाइनमेंट। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ बहुत ही केयरफुल तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट पर चर्चा चल रही है। दोनों ही अप्रोच बिल्कुल अलग हैं, लेकिन रणनीतिक लिहाज से दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। पिछले कुछ समय के हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक मूव्स को देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई का दौरा करते हैं, फिर तुरंत बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची उन्हें फोन करके सीजफायर और रीजनल मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन इस पूरे कूटनीतिक खेल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी का आने वाले मई महीने में यूएई दौरा। ये विजिट सिर्फ 3 घंटे की होगी, लेकिन इसमें टॉप सीक्रेट एनर्जी और डिफेंस डील्स फाइनल होने की पूरी संभावना है। ये साफ दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से अपने इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, ईरान के आंतरिक नेतृत्व का रहस्य। 28 फरवरी के मिसाइल अटैक के बाद से रीजनल इंस्टेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर चली गई है। और यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस वक्त एक्चुअल में ईरान को चला कौन रहा है? पावर किसके हाथ में है? यहाँ जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई 28 फरवरी के बाद से पब्लिक में दिखाई नहीं दिए हैं। उनके कोई फोटो या वीडियो सामने नहीं आई है। उनके जो कड़े स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की रक्षा करेंगे, वो खुद आकर नहीं बोल रहे, बल्कि स्टेट टीवी के एंकर्स उन्हें पढ़कर सुना रहे हैं। किसी भी देश के सुप्रीम लीडर का इस तरह से गायब रहना बहुत ही अजीब बात है। और इस अभूतपूर्व गैर मौजूदगी की वजह से इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक बहुत बड़ी अटकलें शुरू हो गई हैं। क्या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने पीछे से पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है? अगर वाकई में आईआरजीसी बैकग्राउंड से देश चला रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि इस रीजन का पूरा जियोपॉलिटिकल गेम एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक फेज में एंटर कर चुका है। आइए तीसरे खंड पर आते हैं, खाड़ी देशों का शस्त्रीकरण यानी गल्फ रीजन का मिलिट्राइजेशन। अब जरा इस मैसिव पावर शिफ्ट पर गौर करते हैं। अमेरिका ने चुपचाप बिना कांग्रेसनल रिव्यू के सीधे $8.6 बिलियन के हथियार मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। नंबर्स देखिए, कतर को $4 बिलियन के पेट्रियट सिस्टम्स मिल रहे हैं, कुवैत को करीब $2.5 बिलियन का सिस्टम, और इजराइल के साथ साथ यूएई को भी करोड़ों डॉलर के एडवांस्ड वेपन्स दिए जा रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। इन सारी डील्स में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, APKWS यानी एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी स्मार्ट किट है जो किसी भी आम अनगाइडेड रॉकेट को एकदम हाईली एक्यूरेट लेजर गाइडेड मिसाइल में बदल देती है। सोचिए, ऐसी हजारों किट्स इन देशों को मिल रही हैं। इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज अचानक से कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल ये है, इतने सारे हथियार अभी क्यों? स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का मानना है कि ये अमेरिका की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी देश सिर्फ उसके भरोसे ना बैठें, बल्कि प्रॉक्सी अटैक्स का जवाब खुद आगे बढ़कर दें। डिफेंस का ये बोझ उनके साथ शेयर करके दरअसल आगे आने वाले किसी बड़े एस्केलेशन या टकराव के लिए बेस तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, इंडो पैसिफिक की ओर बड़ा रणनीतिक बदलाव। आजकल मीडिया में एक नैरेटिव बहुत घूम रहा है कि अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिक इसीलिए वापस बुला रहा है क्योंकि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ ईरान युद्ध को लेकर कोई पॉलिटिकल झगड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ फैक्ट चेक करना जरूरी है। असलियत में ये ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग एक फॉल्स नैरेटिव है।
टॉप स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी के इस असेसमेंट को देखिए। उनका साफ कहना है कि ये विथड्रॉल पिछले साल से ही प्लान्ड था। ये किसी झगड़े का नतीजा नहीं, बल्कि ग्लोबल चेस बोर्ड की एक सोची समझी चाल है। अमेरिका वापस अपने प्री यूक्रेन वॉर ट्रूप लेवल्स पर जा रहा है ताकि वो यूरोप से अपना फोकस हटाकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने पर लगा सके। असली निशाना ईरान नहीं, चीन है। और चीन की बात निकली है तो अपने 5वें खंड पर आते हैं, तेल, प्रतिबंध और चीन का इकोनॉमिक वॉर। जब अमेरिका और बाकी देश सैंक्शंस और वॉर्स में उलझे हैं, चीन एक अलग ही इकोनॉमिक बैटलफील्ड पर खेल रहा है। चीन ओपनली अमेरिकन सैंक्शंस को डिफाई कर रहा है। उन्होंने अपना 2021 का ब्लॉकिंग रूल इन्वोक कर दिया है और अपनी कंपनीज को सीधा ऑर्डर दिया है कि भाई उन सारी अमेरिकन ब्लैकलिस्टिंग को इग्नोर करो जो हमारी रिफाइनरीज पर लगाई गई हैं। वो अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को हर हाल में सिक्योर कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा है चीन की प्राइवेट इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज, जिन्हें टीपॉट रिफाइनरी भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी रिफाइनरीज ईरान के एक्सपोर्ट किए गए लगभग हर एक बैरल तेल को खरीद रही हैं। सोचिए, लगभग हर एक बैरल। यह ईरान के लिए एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफलाइन है जो अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन की पूरी तरह से हवा निकाल देती है। आखिर में छठे और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, बयानबाजी बनाम ज़मीनी हकीकत। अगर स्टेटमेंट सुने तो लगता है सब ठीक होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि 14 पॉइंट पीस डील के साथ युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए। ईरान का पब्लिक रिस्पॉन्स इस डील को लेकर बिल्कुल ठंडा और इनडिफरेंट है। वो बस पाकिस्तानी मीडिएटर्स के जरिए आने वाले प्रपोजल्स को एक फॉर्मेलिटी की तरह रिव्यू कर रहे हैं। कोई उत्साह नहीं है। इन पॉलिटिकल दावों और ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट मिलिट्री डोमिनेंस हासिल कर ली गई है, पर हकीकत में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार चल रहे हैं। खार्ग आइलैंड जैसा स्ट्रेटेजिक ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अनटच्ड है, उस पर एक खरोच तक नहीं आई। ईरान की कोर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज अब भी वैसी की वैसी ही हैं। तो इस कूटनीतिक ब्रीफिंग के एंड में एक क्रिटिकल सवाल यहीं छूट जाता है। हमने अभी जिस मैसिव मिलिटराइजेशन, नई टेक्नोलॉजी और प्रॉक्सी वॉर के कॉम्प्लेक्स जाल को समझा है, क्या उसके बीच क्विक पीस डील की बातें थोड़ी खोखली नहीं लगती? क्या ये राजनीतिक बयानबाजी सच में इस अस्थिर पश्चिम एशिया की रियलिटी से मैच करती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज इस इन डेप्थ एनालिसिस में शामिल होने के लिए शुक्रिया।